हेलो एंड गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स समझ लिए थे, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स समझ लिए थे जो कि क्लाइमेट को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। आई होप ये फैक्टर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखिए, अगर ये फैक्टर्स अगर आपको सही से समझ में नहीं आए हैं तो जो इंडिया का क्लाइमेट है या इंडिया की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आपको समझने में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो लास्ट फैक्टर्स कौन कौन से थे? हमारे लैटिट्यूड्स थे, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी हिमालयन माउंटेन्स की, लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, रिलीफ, और फिर हम लोग आगे थे ITCZ पे। देखिए, ITCZ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ITCZ को अगर आपने नहीं समझा है तो फिर काफ़ी दिक्कत आपको होगी। तो मैं दोबारा से ITCZ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ITCZ क्या है? सिंपल सा है, कुछ नहीं है। जैसे आपको पता है कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ पे ये हमारी सेंटर लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी समझ लिया था कि इक्वेटर लाइन पे सन है, सन से अमाउंट ऑफ हीट सबसे ज़्यादा रिसीव यहाँ पे होगी। ठीक है, और जहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा रिसीव होगी वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कैसा बनेगा? तो लो प्रेशर बनेगा। कैसा बनेगा? लो प्रेशर। और इससे पहले हम लोगों ने ये भी समझ लिया था कि लो प्रेशर पे जो चीज़ें आएंगी वो कहाँ से आएंगी? हाई प्रेशर से आएंगी। ठीक है, हाई से कहाँ की तरफ मूव करती हैं? तो लो की तरफ करती हैं। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना है कि हाई प्रेशर से चीज़ें कहाँ पे मूव करेंगी? तो लो प्रेशर पे करेंगी। अच्छा, अब हाई प्रेशर क्या होता है और लो प्रेशर क्या होता है? तो देखिए, ये एक डिवीज़न है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सी है, ये हमारे माउंटेन है, ये हमारे प्लेन है और ये हमारे प्लेटो है। तो यहाँ पे सी लेवल पे हम एटमॉस्फेरिक पिन पॉइंट पे प्रेशर को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। अच्छा, कितना काउंट करते हैं? तो 1013 मिली बार। ठीक है, 1013 मिली बार। अब 1013 मिली बार से ज़्यादा का जो प्रेशर होगा उसको हम हाई प्रेशर बोल देंगे। सही बात है। और इससे अगर कम प्रेशर होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? तो लो प्रेशर बोल देंगे। सही बात है। हालांकि ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे? तो हाई और लो प्रेशर हमेशा रिलेटिवली होगा। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो किसी एरिया पे 2000 मिली बार प्रेशर है, हालांकि होता नहीं, इतना ज़्यादा है ये, 2000 मिली बार है, और किसी एरिया में 1500 के आसपास मिली बार प्रेशर है। ठीक है, और किसी में 1000 है। तो आपस में जब आप रिलेट करोगे कि भाई 2000 इसको रिलेट कर रहे हो तो ये हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, ये कैसा हुआ? लो प्रेशर। लेकिन इस 1500 को 1500 को कंपेयर करोगे 1000 से तो ये हाई प्रेशर है। किसके रिलेट में? तो 1000 के रिलेट में। ठीक है, तो जब आपस में रिलेटिवली आप स्टडी करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाई प्रेशर क्या है और लो प्रेशर क्या है। अब इस प्रेशर जोन पे मैं इतना ज़्यादा इम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा सारा जो गेम होगा हमारा, जो क्लाइमेट होगा हमारा, जो मॉनसून होगा, क्योंकि इंडियन जो मॉनसून है वो ट्रॉपिकल टाइप मॉनसून है। ठीक है, और उसी मॉनसून को हमें समझना है। और जो मॉनसून अराइवल होगा ना वो इस प्रेशर के डिफरेंशिएट के कारण होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि जो मॉनसून इंडिया में अराइवल होगा, जो मॉनसून इंडिया में आएगा वो किसके कारण आएगा? तो प्रेशर डिफरेंस के कारण आएगा। अच्छा, ये प्रेशर डिफरेंस कैसे होगा? तो बेटा प्रेशर डिफरेंस होगा टेम्परेचर की वजह से। कैसे बताया? प्रेशर डिफरेंस होगा किसकी वजह से? टेम्परेचर। आपको याद रखने के लिए क्या करना है कि टेम्परेचर का उल्टा प्रेशर। हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर लो होगा। सही है, उल्टा याद रख लेना। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो कि आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि मान लो कि यहाँ पे 1000 मिली बार है। ठीक है, यहाँ पे 1000 मिली बार है, और इस प्रेशर लाइन को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसो बार्स। क्या बोलते हैं? आइसो बार्स। हिंदी में इसको बोलेंगे समदाब रेखाएं। सही है। मान लो कि ये टेम्परेचर हो। ठीक है, हालांकि इतना होता नहीं है लेकिन एक बार के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कि 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर लाइन को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोल देंगे? तो इसको बोलेंगे समताप रेखाएं। हिंदी में समताप और इंग्लिश में आइसोथर्म्स। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ? तो बेटा कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें हमें समझने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील होता है। तो कई बार हमें हिंदी में समझ में आ जाता है और कई बार इंग्लिश में समझ में आ जाता है। तो ज़्यादा टिपिकल हिंदी की तरफ तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि अभी तक क्या बताया मैंने? आइसोथर्म्स क्या है, आइसो बार्स क्या है। सही है। उसके साथ प्रेशर किस तरह से चेंज होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। ठीक है, और हाई प्रेशर क्या होगा और लो प्रेशर क्या होगा। अच्छा, हाई से चीज़ें लो की तरफ जाती हैं तो उसके पीछे कौन सा फोर्स काम करता है? तो आप बताओगे कि सर उसके पीछे फोर्स काम करता है PGF फोर्स। ठीक है,
हिंदी में इसको बोलते हैं दाब प्रवणता बल। ठीक है, मैंने एक टैंक के एग्जाम्पल से, 2 टैंक बताए थे, उसके एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया नॉर्मल लैप्स रेट? तो बेटा नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी तो वैसे वैसे हवाएं वो क्या होंगी, ठंडी होंगी। सही है। अच्छा, कितना डिफरेंस आ जाता है? तो नॉर्मल लैप्स रेट में जो डिफरेंस आता है वो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस का आ जाता है 1000 मीटर पे। ठीक है, क्या बताया मैंने कि 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है कितने पे, 1000 मीटर पे। तो ये नॉर्मल होगा। अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई रेट होता है? तो हाँ बेटा होता है, इसको नेगेटिव लैप्स रेट भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लैप्स रेट भी बोलते हैं। फिर एडियाबैटिक लैप्स रेट होते हैं। एडियाबैटिक में ड्राई लैप्स रेट भी हैं और वेट लैप्स रेट भी हैं। तो उतना सब कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो सिंपल सिंपल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। अब जो ये कॉन्सेप्ट में जो बता रहा हूँ कि ये आइसोथर्म्स हैं, ये आइसोबार्स हैं, वो सब, तो ये आपको काफ़ी सही से डिटेल से समझ लेने हैं। उसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है। अच्छा, अब उसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है, आपको विंड्स की डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान देना, मैंने क्या बताया कि आपको विंड्स की डायरेक्शन और विंड्स की स्पीड को समझना है। अब आप कहोगे कि कौन से फैक्टर्स हैं सर, कौन से फैक्टर हैं जो विंड्स की स्पीड और विंड्स की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं? तो बेटा स्पीड को जो डिफाइन करेगा, या स्पीड जिसके ऊपर डिपेंड करती है, वो करती है प्रेशर के डिफरेंस पे। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया, स्पीड डिपेंड करेगी प्रेशर के डिफरेंस पे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि वही हमारे 2 टैंक है, वाटर टैंक है, हमने इनको कनेक्ट कर दिया, एक पानी से फुल है, एक बिल्कुल खाली है। तो इनिशियल स्टेज में जब हम इसको ए से बी की तरफ जो पानी मूव करेगा तो काफ़ी स्पीड में करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। लेकिन जैसे जैसे जब दोनों का वाटर लेवल बराबर हो जाएगा तो क्या मूवमेंट होगी? तो आप कहोगे सर नहीं होगी, है ना। तो ये ऐसा ही होता है कि हाई प्रेशर से, ज़्यादा हाई प्रेशर से हवाएं कम लो प्रेशर में आएंगी, यानी ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हवाओं की जो स्पीड है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। सही है। अच्छा, विंड्स क्या है? तो विंड्स एयर का हॉरिजेंटल मूवमेंट है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक हॉरिजेंटल फ्लो ही क्या है, विंड्स है। उसके बाद आपको ये समझना है कि इनकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है ना। डायरेक्शन का मतलब क्या? अब डायरेक्शन का मतलब ये आपको ये समझना है कि देखो, अगर आप इक्वेटर से राइट साइड की बात करोगे या इक्वेटर से ऊपर की बात करोगे तो हवाएं अपने राइट में जाती हैं। इक्वेटर से नीचे की तरफ आओगे तो हवाएं किसकी तरफ जाती हैं? तो लेफ्ट में जाती हैं। तो आप कहोगे सर ऐसे ही कैसे जाती है, मतलब उनका मन कर रहा है कि आप उसी तरफ जाएंगी? तो आंसर इज नो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है अर्थ की रोटेशन। ठीक है, अर्थ की अपनी एस्ट्रोनॉमिकल रोटेशंस होती हैं अपनी एक्सिस पे और सन के अराउंड। तो आपको पता है कि सन अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। सन अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। अच्छा, कैसे रोटेट करता है? तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अच्छा, स्पीड क्या है? तो स्पीड है लगभग 1610 किलोमीटर पर आवर। और इसी स्पीड की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, हालांकि वो अपने आप में फोर्स नहीं है, लेकिन इससे रोटेशन की वजह से जो विंड्स है वो क्या करती है बेटा, अपने राइट में टर्न करेंगी और ऊपर से अपने लेफ्ट में करेंगी। लेकिन इंडियन मॉनसून इतना मज़ेदार है, इतना रिच है कि कई बार ये जो फेरल्स लो है वो भी इंडियन मॉनसून में ब्रेक हो जाते हैं। यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि कई बार यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं, है ना। और स्पेसिफिक हम बात करेंगे इंडिया के क्लाइमेट में। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स कैसे? यानी इंडिया का जो मॉनसून है वो आज भी स्टडी में है। अब आप कहोगे सर कैसे स्टडी में है? तो बेटा काफ़ी थियरीज है इसके पीछे, जैसे डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन है, उसके बाद एक थर्मल कॉन्सेप्ट भी है। हम जो बात कर रहे हैं वो एडवांस मॉनसून की बात कर रहे हैं, यानी एडवांस मॉनसून स्टडी में अभी तक क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। बेटा मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना। और थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। इनकेस अगर बोर्ड होता तो मैं ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को बता पाता, लेकिन काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों को समझना है रेनफॉल। क्या समझना है? रेनफॉल। अच्छा, रेनफॉल क्यों समझना है? क्योंकि देखो मॉनसून के अराइवल में ज़्यादातर क्या होता है, रेनफॉल ही होती है ना। ज़्यादातर क्या, रेनफॉल ही होती है। अब रेनफॉल के टाइप समझ लेते हैं। देखो जनरली जो रेनफॉल के टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला जो रेनफॉल होगी उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। कैसे सिंपल है? मान लो कि ये कोई जगह है, ठीक है, हमारा लिथोस्फेयर अपर पार्ट है, क्रस्ट है हमारी।
अब यहाँ पे इवोपरेशन होगा, सन से हीट आएगी और इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा, हवाएं ऊपर की ओर मूव करेंगी, है ना। अब ऊपर की ओर जैसे जैसे मूव कर रही है तो मैंने बताया कि नॉर्मल लैप्स रेट के कारण, है ना, नॉर्मल लैप्स रेट के कारण ये हवाएं ठंडी होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ऊपर एक लेयर है जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, और इस लेयर के बाद वो हवाएं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएंगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवाएं काफ़ी क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। अब जैसे हवाएं ठंडी होंगी तो सीधी सी बात है, प्रेशर कैसा होगा वहाँ पे, हाई हो जाएगा, और हवाएं क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आपस में कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन। और उसी कंडेंसेशन से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बारिश। काफ़ी सिंपल सा है ये। अच्छा, अब आप लोगों से क्वेश्चन ये कि जो ये इवोपरेशन होता है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ सन हीट में होता है, तो आंसर इज नो। सन हीट के अलावा भी क्या हो सकता है बेटा, इवोपरेशन हो सकता है। डायरेक्टली सन हीट की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहोगे सर वो इवोपरेशन कैसे होगा, तो वो जो इवोपरेशन होगा वो होगा लेटेंट हीट की वजह से। अच्छा, अब ये लेटेंट हीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंडियन मॉनसून समझना है तो। अब लेटेंट हीट क्या है, तो लेटेंट हीट को बोलते हैं छुपी हुई उष्मा या गुप्त उष्मा। अच्छा, कैसे काम करती हैं, तो मान लो कि आपने कोई रूम में आइस क्यूब रख दिया है, तो कुछ टाइम के बाद वो आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो गया। आप बोल दो कि हाँ सर बिल्कुल हो गया, लेकिन वाटर के कन्वर्ट के बाद वो अपने आप इवोपरेट हो जाएगा। तो उस इवोपरेशन के पीछे जिस एनर्जी ने काम किया है तो वो किसने किया है, तो लेटेंट हीट ने काम किया है। तो हमारी ज्योग्राफी में कुछ कंसेप्ट काम करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इनको इतना ही समझना है। तो लेटेंट हीट ने काम किया है, और जिसकी वजह से क्या हुई है, रेनफॉल हुई है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो कि मैंने आप लोगों को सिंपल से बता दिया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद विंड्स मूवमेंट करती हैं, आपको पता है। मान लो कि ये कोई हील है, तो विंड्स आ रही है, विंड्स आ रही है, विंड्स आ रही है, और यहाँ पे आके इससे यहाँ पे टकरा रही हैं, ठीक है। अब जैसे ही टकराएगी तो सीधी सी बात है, नीचे डेंसिटी ज़्यादा है तो विंड्स ऊपर की तरफ क्या करेगी, मूव करने की कोशिश करेगी। अब जैसे जैसे विंड्स ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट करेगी तो वैसे वैसे और ज़्यादा ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा, और फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, तो बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोटिस की कि यहाँ पे माउंटेन के एक साइड में बारिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक साइड में बारिश हो नहीं रही है या कम हो रही है। तो इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे बारिश क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, या हिंदी में इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। हालांकि ये कंडेंसेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे भी काम कर रहा है। इज दैट क्लियर। अभी तक हम लोगों ने दो टाइप के रेनफॉल समझ लिए हैं, हालांकि शायद एनसीईआरटी में है नहीं ये टाइप ऑफ रेनफॉल और वो सब, ये 9th क्लास में आ जाते हैं। उसके बाद हम समझेंगे लास्ट टाइप ऑफ रेनफॉल जिसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल, हिंदी में इसको बोलेंगे वातार्गीय वर्षा। हालांकि वातार्गीय वर्षा में क्या है कि दो एयर मास जब आपस में टकराते हैं, दो डिफरेंट एयर मास जब आपस में ब्रेक हो रहे हैं, आपस में टूट रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, मिल के टूट रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल या वातार्गीय वर्षा, जिसमें एक ह्यूमिड एयर होगी और एक ड्राई होगी। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये कि मेरे को बताओ कि लाइटर एयर मास कौन सा है, ह्यूमिड एयर है या ड्राई एयर है, सही है। इसमें एक लेयर जो एयर मास है वो एक लेयर ऊपर की ओर मूव करेगी, ठीक है, वो कौन सी करेगी, तो उसमें चांस ज़्यादातर रहते हैं ह्यूमिड के। हालांकि इसके भी टाइप्स है, इसके भी 3 टाइप अलग से हैं फ्रंटल के, लेकिन उतना अभी के लिए हम लोग नहीं समझ रहे हैं। आप सिंपल सा फ्रंटल रेनफॉल समझो, ऊपर की ओर मूव करेगी, और मूव करके फिर वही प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, तो कंडेंसेशन प्रोसेस, और उसी प्रोसेस के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगा। हालांकि इस तरह की जो रेनफॉल है वो इंडिया में कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर ऐसी रेनफॉल हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो टेम्परेट एरियाज़ में देखने को मिलती है। टेम्परेट एरियाज़ कैसे, जो कि आपके मान लो जो टेम्परेट एरियाज़ हैं, यूरोप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को ये रेनफॉल देखने को मिलती है। मतलब इस रेनफॉल का क्या है, कोई टाइम पीरियड नहीं है ना, ये किसी भी टाइम क्या हो सकती है, रेन हो सकती है। हालांकि बोला जाता है कि उनके कल्चर में जो वो रेन कोट डालते हैं, तो वो कल्चर में इसीलिए है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि किस टाइम पे क्या आएगी, रेनफॉल आएगी, तो इसलिए उनको ये रेन कोट वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो फ्रंटल रेनफॉल है वो कम ही होती है। कहाँ पे होती है, तो ये फ्रंटल रेनफॉल जनरली हमारे वेस्ट बंगाल के साइड में होती है। साइक्लोन वगैरह डेवलप यहाँ पे होते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं इसको इंडिया बना दूँ, सॉरी ये सही से बना नहीं, मान लो, एक मिनट, हाँ अभी मान लेते हैं कि ये साउथ इंडिया है, और साउथ इंडिया के इस पार्ट में ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, तो साइक्लोन देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम क्लाइमेट को समझेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा
कि यहाँ पे ही साइक्लोन डेवलप क्यों हुआ है। सही है यहाँ तक? आई होप अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आपको सही से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद हम जनरली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया में 4 टाइप ऑफ सीज़न हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि हिंदी में तो हम लोग 6 टाइप बात कर लेते हैं, लेकिन हिंदी हमें नहीं समझनी है, हमें यहाँ पे ज्योग्राफी समझनी है। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग 4 हैं। कोल्ड वेदर सीजन है, हॉट वेदर है, साउथ वेस्ट मानसून है और रिटेटिंग मानसून है। मैं स्टार्ट करूँगा साउथ वेस्ट मानसून से और उसके बाद रिटेट पे बात करेंगे और उसके बाद कोल्ड और उसके बाद हॉट। ठीक है, इसके पीछे भी अलग रीज़न है क्योंकि हमें फर्स्ट एम्फेसाइज रखना है किसको? मॉनसून पे। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो मॉनसून स्टडी है वो कैसी है? डायनामिक इन नेचर है, यानी मॉनसून पे अभी भी स्टडी हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि हम लोग अभी ये स्टडी कर रहे हैं, यानी आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ये स्टडी कर रहा है कि जेट स्ट्रीम का मॉनसून के ऊपर क्या इम्पैक्ट है ना। आप लोगों ने कहीं न्यूज़ में सुना होगा कि जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम डिस्टर्ब कर रही है। और एल नीनो या ला नीना का क्या है? हालांकि ये मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी में आता है एल नीना और ला नीना, लेकिन आपने समझा होगा कि एल नीना ईयर में सर बारिश नहीं होती है, ला नीना ईयर में बारिश ज़्यादा होती है। तो कई बार तो ये देखा गया है कि एल नीनो ईयर है, एल नीनो ईयर है लेकिन बारिश फिर भी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये थियरी क्या है अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी से शायद रिमूव कर दिया है इसको। देखो, एल नीनो में क्या होता है कि जो साउथ अफ्रीका है उसका वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पे पेरू नाम की कोई जगह है, वहाँ से हॉट करंट आता है। अच्छा, कौन सा करंट आता है? तो ओशन करंट आता है। और वो जो ओशन करंट है वो हमारे इंडियन ओशन के करंट को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, वहाँ उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो सीधी सी बात है कि प्रेशर वहाँ पे कैसा बना? लो। अब लो प्रेशर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हो गया और इंडियन ओशन में भी हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हुआ ही नहीं ना। अब प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हुआ ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि हवाएं इंडियन ओशन से एंटर ही नहीं करेंगी कहाँ पे? सब कॉन्टिनेंट में। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही काम करता है, लेकिन ये थियरी है ना। और ला नीना में क्या हो जाता है कि वो करंट ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाएगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा। सब कॉन्टिनेंट पे प्रेशर लो है तो हाई से चीज़ें कहाँ एंटर करेंगी? लो में एंटर करेंगी, तो बारिश ज़्यादा होगी। और एक थ्योरी और है, वहाँ के लोग मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के 2 बच्चे थे, जिसका नाम, लड़के का नाम तो एल नीनो था और लड़की का नाम ला नीना था, है ना। तो ये भी एक थ्योरी है, लेकिन वो कितनी सही है कितनी गलत है वो आगे आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से द नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून। ठीक है, तो यहाँ पे monsoon is familiar through a little known climatic phenomena. Despite the observations spread over centuries, the monsoon century to puzzle the scientists. Many attempts have been made to discover the exact nature and causes of monsoon, but so far no single theory has been able to explain the monsoon fully. A really breakthrough has come recently when it was studied at the global rather than regional level. Systematic studies of the cause of rainfall in South Asian region help to understand the cause and silent feature of the monsoon, particularly some of its important aspects such as onset of the monsoon and break of the monsoon या break in the monsoon. अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बेटा यहाँ पे डिफरेंट थियरीज हैं, जैसे डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, थर्मल कॉन्सेप्ट है, जेट स्ट्रीम है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आज के एडवांस थियोरी के अकॉर्डिंग हमने उसको समझ लिया, ऑनसेट ऑफ मानसून और ब्रेक इन द मानसून। अब समझ लेते हैं ये ऑनसेट ऑफ मानसून क्या है। टुवर्ड द एंड ऑफ 19th century was believed the differential heating of land and sea during the summer months is the mechanism which sets the stage of the monsoon winds to drift towards the subcontinent. During April and May, when the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, the large landmass in north of Indian Ocean gets intensely heated. This caused the formation of intense low pressure in the northwestern part of subcontinent. Since the pressure in Indian Ocean in the south of the landmass is high, as water gets heated slowly, the low pressure cells attract the southeast trade across the equator. This condition helps in northward shift in the position of the ITC-Z. अच्छा, इसमें अभी तक की जो बातें हुई हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखी है। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ये फिर से हमारा इक्वेटर। अब जैसे हमने बात की कि देखो ये सन है, अब सन क्या करता है? सन मई और जून के टाइम पे, यानी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, नॉर्थ की तरफ क्या होता है? शिफ्ट होते हैं।
अब आपको ये भी समझ लेना है कि देखो सन का जो पेट है ना वो क्या है, आई टी सी जेड। अब पेट का मतलब क्या कि सन जहाँ पे मूव करेगा वहाँ पे आई टी सी जेड क्या करेगी, मूव करेगी। सन ने मूव कहाँ पे किया, तो सन ने मूव किया बेटा नॉर्थ की साइड में। अब जैसे नॉर्थ की साइड में मूव किया तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया, तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल आ गया है। अब जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन आया है तो वहाँ पे हीट कैसी होगी, ज़्यादा होगी, है ना। आप अभी के टाइम पे देख लो कि हमारे अपर नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर वो कैसा हो रखा है, हाँ सीधी सी बात है ज़्यादा हो रखा है। टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा हुआ वहाँ पे प्रेशर कैसा बना, तो आप कहोगे सर लो प्रेशर बना। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत। और ये भी आप लोगों को समझना है कि ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यानी ये जो एरिया है, ये जो लैंड मास है, लैंड मास जल्दी गर्म होता है कंपैरेटिवली ओशियन। सही बात है। ये एरिया क्या हुआ, ज़्यादा गर्म हुआ, गर्म होने से प्रेशर बना लो। अब इंडियन ओशन में अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो कंपैरेटिवली आपको समझ में आएगा कि टेम्परेचर यहाँ पे कैसा होगा, कम। अब टेम्परेचर यहाँ पे कम है, इवोपरेशन सही से हो रही है। अच्छा इवोपरेशन कैसे हो रही है, तो वही लेटेंट हीट है और आपका जो सन से आने वाली हीट है वो भी काम कर रही है। तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा हाई। कैसा बनेगा बेटा, हाई प्रेशर बनेगा। अब हाई प्रेशर बनेगा तो सीधी सी बात है फोर्स काम करता है, चीज़ें कहाँ की तरफ मूव करेंगी, तो हाई टू लो की तरफ मूव करेंगी। कैसे करेंगी, हाई टू लो की तरफ चीज़ें मूव करेंगी। अब जब हाई टू लो की तरफ चीज़ें मूव कर रही हैं, यानी हवाएं एंटर कर रही है इंडिया में, तो जो सॉरी ये जो हवाएं इंडिया में एंटर कर रही हैं वो कैसी हैं, तो उनमें ह्यूमिडिटी है काफ़ी हाई लेवल। कैसी है, ह्यूमिडिटी है काफ़ी हाई लेवल। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, जैसे हाई से लो की तरफ चीज़ें मूव करेंगी तो यहाँ पे जो विंड्स हैं वो ऐसे इस पॉइंट पे आके टकराएंगी, ठीक है। और टकराएंगी तो एक ब्रांच डिवाइड हो जाएगी इस साइड से और एक ब्रांच डिवाइड हो जाएगी किस साइड से, वेस्ट बंगाल की तरफ से। मैं यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप ये ऐसा समझो कि एक साइड कर्नाटका केरल की तरफ से एंटर कर रही होगी जिसको अरेबियन ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। अब ये पूरे मानसून की ब्रांच है, एक अरेबियन ब्रांच है, दूसरी वेस्ट बंगाल की ब्रांच है, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो ब्रांच आती है वो है। सही है यहाँ तक। तो अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल करती है, यानी एक आइडिया है कि 70% जो रेनफॉल इंडिया में होता है ना वो अरेबियन ब्रांच से होता है, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंटर करती है वो कितने परसेंट रेनफॉल करती है, तो ऑलमोस्ट वो 30 के आसपास करती है। सही है यहाँ तक। अब जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। 3 पार्ट में कैसे, जो हवाएं हैं हाई इंटेंसिटी और हाई ह्यूमिडिटी के साथ है वो लेवल 1 की है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि हाई ह्यूमिडिटी और हाई इंटेंसिटी की जो हवाएं हैं वो लेवल 1 है, उसके बाद सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे उससे कम। तो फर्स्ट जो हवाएं होंगी वो इंडिया में एंटर कर जाएंगी और सबसे पहले जो मानसून आता है वो इसी कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण कर्नाटका और केरल के इस हिल एरियाज में कॉफ़ी क्या होता है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है और इसको मैंगो शोवर भी बोलते हैं, ठीक है। जो मानसून फर्स्ट आ रहा है, यानी ऑनसेट ऑफ मानसून, ये मानसून फर्स्ट आ रहा है तो मैंगो शोवर, कॉफ़ी शोवर भी इसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मानसून भी इसको बोल देते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच ने क्या कर दिया है, बारिश कर दी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ब्रांच एंटर करने की कोशिश करेगी लेकिन वो हिल एरियाज को क्रॉस नहीं कर पाएगी, हिल एरियाज को क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि उनमें उतनी इंटेंसिटी है ही नहीं। तो वो क्या करेगी, तो उनमें पासिस हैं, घाट्स हैं, है ना। जैसे मान लो कि हील्स है, हील्स है, हील्स है, तो ये गैप है ना, तो यहाँ से एंटर करने की कोशिश करेगी। सही बात है। और एंटर करने के बाद वो फिर मूव करेंगी किस साइड में, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाने की कोशिश करेगी। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये लाइन है तो ये एंटर करेगी इस साइड में। अच्छा इस साइड में क्यों कर रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थ की रोटेशन की वजह से। सही है। और शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया होगा कि अगर ये फिजियोग्राफी डिवीज़न नहीं होता तो मॉनसून हर जगह पे सेम होता। यानी मान लो कि यहाँ पे इस तरह से ब्रेक नहीं होती है ना, 2 ब्रांचेज में ब्रेक नहीं होती, सिंपल ब्रांचेज होती, कोई हील नहीं होता, कोई पास नहीं होता, तो पूरे इंडिया में रेनफॉल सेम होने के चांस ज़्यादा थे। लेकिन जो कि इंडिया का फिजियोग्राफी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, लैंडफॉर्म्स अलग अलग टाइप के हैं, तो रेनफॉल भी हर जगह पे अलग अलग हो रही है। सही बात है। तो एंटर किया सेकंड ब्रांच ने, फिर सेकंड ब्रांच क्या करेगी, उसी साइड पे मूव करने की कोशिश करेगी, नॉर्थ ईस्ट में मूव करने की कोशिश करेगी, यानी राजस्थान और प्लेन एरिया से ऐसे घूमते हुए जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने भी क्या किया है, बारिश की है।
उसके बाद थर्ड ब्रांच रहती है, थर्ड ब्रांच में काफ़ी लो ह्यूमिडिटी है, काफ़ी लो पावर है, तो वो क्या करेगी, पासिस से भी एंटर नहीं कर पाएगी, हिल्स से भी एंटर नहीं करेगी। वो यहाँ पे फेरेल्स लॉ को ब्रेक कर रही है। ठीक है, फेरेल्स लॉ को ब्रेक कैसे कर रही है, तो भाई फेरेल्स लॉ तो ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में मूव करना चाहिए, लेकिन वो मूव किसकी तरफ करेगी, ऊपर की ओर मूव करेगी। और यहाँ पे एक सर क्रीक एरिया है, यहाँ पे गुजरात के पास सर क्रीक एरिया एक मार्सी एरिया है, दलदली क्षेत्र है, तो वहां से एंटर करेगी हमारे इंडिया में। सही है। तो भाई अभी तक हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि अरेबियन ब्रांच इंडिया में किस तरह से एंटर कर रही है, मानसून किस तरह से एंटर कर रहा है, मानसून के अंदर एनर्जी कौन सी है। तो मानसून के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, तो प्रेशर डिफरेंस है, दूसरा लेटेंट हीट है, सही है, तीसरा उसमें ह्यूमिडिटी है। इसने क्या कर लिया है, एंटर कर लिया है। और ये जो सारा एंटर मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड किया है, तो सारा एंटर मैकेनिज्म डिपेंड किया है किस पे, आईटीसी जेड के शिफ्टिंग पे। मैं दोबारा से यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आईटीसी जेड का शिफ्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट कैसे हुआ, तो सन की पोजीशन से हुआ, है ना। एक सोर्स है हमारे पास, वो है सन, है ना। अगर सन मूवमेंट नहीं कर रहा है, हालांकि वैसे अर्थ मूवमेंट कर रही है, लेकिन मान लो कि सन मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट्स में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सही है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड था कि ए रियल ब्रेक थ्रू हैज़ कम रिसेंटली व्हेन इट वाज स्टडी एट द ग्लोबल रेदर देन रीजनल लेवल। तो बेटा रीजनल लेवल की क्लाइमेटोलॉजी अलग से काम करती है। किसी पर्टिकुलर एक एरिया का रीजन अगर आप स्टडी करोगे, सिस्टमेटिक को हटा दोगे, तो वहाँ की क्लाइमेट स्टडीज़ अलग होती हैं। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ब्रॉडर लेवल पे। तो यहाँ पे इसने रेनफॉल की, सही है, कैसी रेनफॉल की, ओरोग्राफिक रेनफॉल की। ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल में आपको ये भी समझना है कि नॉर्थ साइड में जो माउंटेन्स होंगे उनका साउथ साइड शैडो जोन होगा। सही है। साउथ साइड में जो माउंटेन्स होंगे उनका नॉर्थ साइड शैडो जोन होगा। शैडो जोन में क्यों बोल रहा हूँ, शैडो जोन का मतलब वहाँ पे रेनफॉल या तो होगा नहीं, और अगर होगा तो कम होगा। सही बात है। तो ये ब्रांच एंटर की 70% के आसपास रेनफॉल करती है। अच्छा, ये परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि मॉनसून है वो डायनेमिक इन नेचर है। उसके बाद ये एंटर करेंगी यहाँ पे नॉर्थ हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, मानसेरा मेघालय में, जो सबसे ज़्यादा बारिश वगैरह सब होती है, आप लोगों को पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने बात की है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेज हैं वो एंटर करेंगी, लेकिन वो एंटर करती हैं काफ़ी खतरनाक तरीके से। खतरनाक इन द सेंस साइक्लोन डेवलप करके वो एंटर करेंगी। साइक्लोन डेवलप होते हैं कहाँ पे, तो जनरली हमारे साइक्लोन्स डेवलप होंगे इस ईस्ट कोस्ट एरियाज में। तो हम लोग अलग से बात करेंगे कि वो ब्रांच कैसे एंटर करती है और साइक्लोन कैसे डेवलप होते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। The shift in the position of the ITC-Z is also related to the phenomena of the withdrawal of the westerly jet stream from the position over the northern Indian plain। अब ये जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम को अभी के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि जेट स्ट्रीम को कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम को मैं साइड कर रहा हूँ, पूरा मानसून समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग समझेंगे जेट स्ट्रीम का क्या कॉन्सेप्ट है और एल नीनो और ला नीना का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी तक समझ रहे हैं ITC जेट। और बस ये समझ लेना कि हाँ जेट स्ट्रीम जैसा कुछ है, हालांकि ये वेस्ट टू ईस्ट काफ़ी हाई विंड स्पीड्स की हवाएं होती हैं वो, जो कि हमारे मानसून को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती है। इट्स पोजीशन ओवर द नॉर्थ इन इंडिया प्लेन साउथ ऑफ हिमालय। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेट्स इन अलोंग 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओनली आफ्टर द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हैज़ विड्रॉन itself from the region. The easterly jet stream is held responsible for the burst of the monsoon in India। अब ये burst क्या है, तो burst में हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, वो हमें यहाँ पे समझना है। एंट्री ऑफ मानसून इन इनटू इंडिया। द साउथ वेस्ट मानसून सेट्स इन ओवर केरला कोस्ट बाय 1 जून एंड मूव स्विफ्टली टू रीच मुंबई एंड कोलकाता बिटवीन 10 to 13 जून। बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून इंग्लैंड द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। हालांकि ये जो डेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि भाई हाँ एग्जैक्टली इसी डेट पे आ जाएगा, तो बस एक आइडिया है हमारे लिए। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद ब्रेक मॉनसून समझेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू NCERT देख लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि NCERT में भी हैं। ठीक है,
तो सिर्फ आज के लिए इतना रखते हैं। एक बार ये जो इंडियन नॉर्मल डायट्स ऑफ ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, वो एक बार देख लेना। ठीक है यहाँ तक? तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ लेना।